तो एक साइको क्रिमिनल ने दुनिया को खत्म करने के लिए एक औरत और उसकी बेटी को किडनैप कर लिया, मगर वो इस बात को नहीं जानता था कि उस औरत का एक्स बॉयफ्रेंड MI6 का सबसे बेस्ट सीक्रेट एजेंट है, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से किसी राह चलते हुए इंसान को भी जान से मार देने तक का लाइसेंस मिला हुआ था। ये सब असल में उस दिन से शुरू हुआ था जब एक छोटी बच्ची मैडलिन अपनी माँ के साथ अपने घर पर बैठी हुई थी और उसकी माँ उसके सामने गांजा फूकते हुए उससे बहकी बहकी सी बातें कर रही थी। तभी अचानक से मैडलिन के घर के बाहर व्हाइट कलर का एक मास्क पहने एक बंदा आ जाता है, जिसको देखकर मैडलिन डरते हुए अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ तो टल्ली होने के साथ साथ पूरी तरह से झाई में थी, इसीलिए वो नहीं उठती। और बाद में वो मास्क पहना बंदा घर के अंदर दाखिल होने के बाद मैडलिन की माँ को मौत के घाट उतार देता है। उस बंदे का नाम लाइट साइफर सेफन था और उसकी पूरी फैमिली को मैडलिन के पिता यानी कि मिस्टर वाइट द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। उसी चीज का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया होता है और वो मैडलिन की माँ को जान से मारने के बाद मैडलिन के रूम की तरफ जा रहा था। मैडलिन भी तब तक अपने पास एक गन लेकर बैठ गई थी और लाइट के रूम में दाखिल होते ही मैडलिन उसको काफी बार शूट करती है और बाद में उसकी बॉडी को जैसे तैसे घसीटते हुए घर के बाहर ले जाती है। पर उस समय तक भी लाइट पूरी तरह से मरा नहीं होता और जैसे ही वो उठता है वैसे ही मैडलिन उससे डरकर भागती हुई पास की जमी हुई लेक के ऊपर चली जाती है। लेकिन एक जगह पर लेक की बर्फ काफी ज्यादा पतली थी, इसीलिए जल्दी ही मैडलिन उसके पानी में डूबने लग गई थी। पर उसको पानी में बुरी तरह से स्ट्रगल करता देख लाइट को उस पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसके आसपास मौजूद बर्फ के ऊपर गोलियां मारता है और अब मैडलिन को पानी के अंदर से निकालने के बाद वो उसको बिना कुछ भी करे वहां से चुपचाप चला जाता है। अब इसके साथ ही कहानी काफी साल आगे आती है, जहाँ पर मैडलिन अब बड़ी हो चुकी है और जेम्स बॉन्ड के साथ रिलेशनशिप में है। उसके साथ वैकेशन बनाने के लिए वो बहुत ही सुंदर जगह पर आई हुई थी। वो बीच बीच में बॉन्ड को संभालती रहती थी ताकि अपने पास्ट की वजह से बॉन्ड को ज्यादा टेंशन ना हो। अब एक होटल पर जाकर जब वो दोनों इंटीमेट होते हैं तो उस समय पर मैडलिन बॉन्ड से उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड वेस्पर की कब्र पर जाने को बोलती है, ताकि वहां पर जाने से बॉन्ड का मन थोड़ा सा हल्का हो जाए और वो मैडलिन के साथ अपने फ्यूचर को लेकर अच्छे से सोच सके। अब शुरू में तो बॉन्ड इसके लिए नहीं माना था, पर मैडलिन के बार बार जिद करने की वजह से वो सुबह मैडलिन को सोता हुआ छोड़कर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वेस्पर की कब्र के पास पहुंच जाता है। वहां पर जाकर बॉन्ड ने वेस्पर से इतना बोला ही था कि वो वेस्पर को काफी ज्यादा मिस करता है कि तभी बॉन्ड को वहां पर स्पेक्टर का एक लोगो दिखाई देता है, जिसके तुरंत बाद ही वेस्पर की ग्रेव में एक बहुत ही बुरा ब्लास्ट हुआ था और बॉन्ड उसकी वजह से काफी दूर जाकर गिरता है। बॉन्ड तब तुरंत ही खड़ा होकर अपने होटल की तरफ भागने लगता है, क्योंकि अब उसको मैडलिन की भी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी। पर रास्ते में एक मर्सनरी उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है। बॉन्ड तब उससे जैसे तैसे बच तो गया था, पर अभी उसके सामने काफी सारे और भी मर्सनरी आ गए थे, जिनको प्रीमो नाम का एक बहुत ही हाईली ट्रेंड बंदा लीड कर रहा था और उसके पास बायोनिक आइज थी। उन लोगों ने लगातार बॉन्ड के ऊपर फायर करना चालू कर दिया था, इसीलिए बॉन्ड तुरंत ही पास में पड़ी एक रस्सी के सहारे झूलते हुए ब्रिज के नीचे कूद जाता है। पर नीचे आने के बाद भी प्रीमो ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था, इसीलिए बॉन्ड उस पर अटैक करके उसको बाइक से गिरा देता है और बाद में उसको मारते हुए वो उससे उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। पर प्रीमो ने बस उसको इतना बताया था कि मैडलिन असल में कोई और नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर की ही बेटी है और वही बॉन्ड को मरवाना चाहती है। बॉन्ड को तो ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो तुरंत ही प्रीमो की बाइक लेकर अपने होटल में जाता है और वहां पर जाकर वो मैडलिन से इन सब चीजों के बारे में पूछने लगता है। लेकिन मैडलिन को तो बॉन्ड की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। अब क्योंकि अभी के लिए होटल बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसीलिए बॉन्ड तुरंत ही मैडलिन को अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है। तब रास्ते में उन्हें वापस से काफी सारे मर्सनरीज घेर भी लेते हैं, पर बॉन्ड की गाड़ी में बॉन्ड ने काफी सारे हथियार लगवाए हुए थे, जिसमें हेडलाइट वाली मशीन गन भी शामिल थी। उसी मशीन गन से लगातार फायर करते हुए बॉन्ड एक बहुत ही खतरनाक ड्रिफ्ट मारता है और इस ड्रिफ्ट के खत्म होते होते उसने अपने लगभग सारे दुश्मनों को निपटा दिया था। मैडलिन उस समय पर बार बार बॉन्ड को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने बॉन्ड को धोखा नहीं दिया है, मगर बॉन्ड को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अभी के लिए वो मैडलिन को तुरंत ही अपने साथ एक स्टेशन पर लेकर जाता है और आगे वो उसको एक गाड़ी में चढ़ाने के बाद सिर्फ इतना बोलता है कि इसके बाद अब वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। अब कहानी वहां से सीधा 5 साल आगे आती है, जहां पर MI6 की एक लैब के अंदर इंस्पेक्टर के काफी सारे मर्सनरीज घुस गए थे। उनमें प्रीमो भी शामिल होता है और वो लोग वाल्डो नाम के एक साइंटिस्ट के पीछे थे, जिसने एक अजीब तरह के बायोकेमिकल वेपन को बनाया था। उस वेपन के अंदर किसी भी इंसान का DNA डालने के बाद उस इंसान को कहीं से भी मारा जा सकता था और इंस्पेक्टर को किसी भी हालत में वो वेपन चाहिए था। प्रीमो और उसके साथियों के अंदर आते ही वाल्डो को भी किसी का कॉल आता है, जिसने उसको इंस्पेक्टर के एजेंट्स के बारे में बता दिया था। इसीलिए वाल्डो तब तुरंत ही अपने कंप्यूटर से एक चिप में डेटा ट्रांसफर करके उस चिप को खा लेता है
और बाद में प्रीमो और उसके साथी जब उसके पास पहुंचते हैं तो वाल्डो उनके सामने जानबूझकर सरेंडर कर देता है। प्रीमो और उसके साथियों ने तब वहां पर मौजूद सारे गार्ड्स को जान से मार दिया था और अभी वो वाल्डो और एक दूसरे साइंटिस्ट को लेकर वेपन हरक्यूलिस के पास जाते हैं और बाद में उस वेपन हरक्यूलिस को चुराने के बाद सबसे पहले तो वो उस दूसरे साइंटिस्ट को मारते हैं और फिर बाद में उस फ्लोर को पूरी तरह से बर्बाद करते हुए वो वाल्डो को लेकर वहां से निकल जाते हैं। MI6 के बॉस यानी कि एम को जब इस बारे में पता चलता है तो सबसे पहले तो वो उस बायोकेमिकल के चोरी होने के बारे में छुपाने को बोलता है और बाद में वो उस फ्लोर ब्लास्ट वाले इंसिडेंट को एक गैस लीकेज एक्सीडेंट का बहाना देकर वो तुरंत ही जेम्स बॉन्ड को ढूंढने को बोलता है। बॉन्ड उस समय पर जैमिका में अपने एक वैकेशन को एंजॉय कर रहा था, पर आज जब वो अपने घर पर आता है तो उसे वहाँ पर एक स्मोक वाला सिगार मिलता है। उसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक तो हो गया था, पर थोड़े से कुछ और समय के बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था, जो कि उनके ही शहर के एक इंस्पेक्टर लोगन के साथ आया था। और अभी के लिए वो दोनों बॉन्ड को अपने साथ एक बार में लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो उसको वेपन हरक्यूलिस के चोरी होने के बारे में बताते हुए उसको रिट्रीव करने को बोलते हैं। पर बॉन्ड ने काफी समय पहले MI6 को छोड़ दिया था और अब वो कोई भी मिशन नहीं करना चाहता। लोगन और फेलिक्स उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, मगर बॉन्ड उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। प्रीमो भी उस समय पर उसी बार में मौजूद था जिसने उनकी सारी बातें सुनी थी, लेकिन बॉन्ड को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। घर जाते समय आज बॉन्ड की गाड़ी काम नहीं कर रही होती, पर तभी अचानक से उसके पास नॉमी नाम की एक लड़की आती है जो कि उसको अपने स्कूटर पर लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई थी। बॉन्ड तो उसके साथ जाते हुए काफी ज्यादा खुश था, पर नॉमी जब उसको अपने होटल में लेकर जाती है तो वो तुरंत ही अपने हुलिये को चेंज करके बॉन्ड को एक फोन पकड़ाती है, क्योंकि नॉमी खुद भी असल में MI6 की एक एजेंट ही थी और अब बॉन्ड के साथ साथ उसके पास भी 007 का टाइटल था। अब जिन लोगों को 007 के टाइटल के बारे में नहीं पता तो मैं बस आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि 007 का टाइटल अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग किसी भी इंसान को कभी भी जान से मार सकते हो। उसके बावजूद गवर्नमेंट आपसे कोई भी सवाल नहीं करेगी। खैर, अगर आप लोगों के पास ऐसा टाइटल सच में होता तो आप लोग सबसे पहले किसको मारना पसंद करते? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। वहीं एम अपने पास मौजूद टेक जीनियस क्यू की मदद से वाल्डो के कंप्यूटर को वापस से चालू करवाने की कोशिश करता है, मगर वाल्डो का कंप्यूटर चालू ही नहीं होता। तभी अचानक से एम के पास बॉन्ड का कॉल आता है, जिससे बात करते हुए एम बॉन्ड को बता देता है कि ये केस भी असल में स्पेक्ट्रा से रिलेटेड था। स्पेक्ट्रा के बॉस बोफोर्ड को पकड़कर एक टाइम पर जेम्स बॉन्ड ने ही जेल के अंदर करवा दिया था, पर उसके बावजूद स्पेक्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एक्टिव थी। इसीलिए तब बॉन्ड भी इस मिशन को करने के लिए तुरंत मान जाता है। बॉन्ड तब तुरंत ही फीलिक्स को कांटेक्ट करके उससे मिशन के लिए हाँ बोल देता है और बाद में वो फीलिक्स के ही कहने पर पालोमा नाम की एक CIA एजेंट से जाकर मिलता है, जो उसको अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाने वाली थी, जहां पर जाने से पहले वो उसको एक बहुत ही बढ़िया टक्सीडो देती है और पार्टी में जाने के बाद वो अपनी लिपस्टिक में छुपे एक ईयरपीस को उसके कान में लगा देती है। उस पार्टी में स्पेक्ट्रा के काफी सारे लोग आए हुए थे और ऊपर वाले फ्लोर पर वाल्डो के साथ साथ प्रीमो भी मौजूद था। वाल्डो ने प्रीमो के कहने पर काफी सारे लोगों का DNA इकट्ठा करके रखा हुआ था, जिसको अभी के टाइम पर वो हरक्यूलिस वेपन में डालने वाला होता है। पर DNA को डालने से पहले वो उस DNA को पूरी तरह से चेंज कर देता है, लेकिन इस बात से अनजान प्रीमो ने उस डिवाइस को ले जाकर एयर वेंटिलेशन सिस्टम में लगा दिया था। बॉन्ड को भी तब नीचे समझ आ जाता है कि जल्दी ही वहाँ पर हरक्यूलिस वेपन का यूज होने वाला है और अब उसको लग रहा था कि शायद बोफेल्ड ने उसको ही यहाँ पर जानबूझकर बुलाया था और बोफेल्ड उसको ही मरवाना चाहता है। पर जैसे ही वहाँ पर हरक्यूलिस वेपन को चालू करा जाता है, वैसे ही वहाँ पर स्पेक्ट्रा के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं, जो देखने के बाद बॉन्ड तो पूरी तरह से शॉक हो चुका था। उस समय पर वाल्डो भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर बॉन्ड की नजर उसके ऊपर पड़ते ही बॉन्ड उसका पीछा करना चालू कर देता है। उस समय पर वहाँ पर और भी काफी सारे लोग आ गए थे जो कि बॉन्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर बॉन्ड वहाँ पर अपनी गन निकालकर एक एक करके सबको शूट करने लगता है। अब तक नाओमी भी वहाँ पर आकर उसकी मदद करने लग गई थी और साथ ही पलोमा तो एकदम कमाल की फाइटर थी, जो कि कुछ एजेंट को बहुत बुरी तरह से मारने के बाद नागिन बन जाती है और जमीन पर लेटते हुए लोगों को शूट करने लगती है। इसके बाद बॉन्ड जैसे तैसे पास में पड़ी एक राइफल को उठाता है और बाहर जाकर स्पेक्ट्रा के हर एक सोल्जर के ऊपर फायरिंग करने लगता है। तब तक पलोमा ने एक गाड़ी का जुगाड़ कर लिया था और वो लोग जैसे तैसे वहाँ पर से वाल्डो को लेकर निकल चुके थे, पर नाओमी वहीं पर फंस जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस वाले भी आ गए थे। पर नाओमी ने तब वहाँ पर काफी सारे बिजली के खंभों को गिरा दिया था और वो भी वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई थी। वहीं पलोमा भी बॉन्ड को अपने साथ एक सी प्लेन के पास ले जाती है और उसी की मदद से वो बॉन्ड और साथ ही वाल्डो को एक बोट पर छोड़ती है, जिस पर फीलिक्स और लोगन पहले से मौजूद थे।
आगे जब बॉन्ड बोट में जाकर वाल्डो से बात करता है तो उसको ये बात पता चलती है कि असल में वाल्डो ने लोगन के कहने पर ही इतने सारे स्पेक्ट्रा के आदमियों को मारा था। ये बात सुनते ही लोगन ने तुरंत ही अपनी गन निकाल ली थी और वो लगातार बॉन्ड और साथ ही फेलिक्स के ऊपर शूट करने लग गया था। बॉन्ड तब फेलिक्स को लेकर तुरंत ही पास के कंपार्टमेंट में जाता है, पर तब तक फेलिक्स के एक गोली लग चुकी थी और बाहर से लोगन भी बोट में एक बॉम्ब लगाकर वाल्डो को एक प्लेन से लेकर निकल चुका था। असल में लोगन लाइट साइफर के लिए काम करा करता था, जिसको स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से काफी ज्यादा चिढ़ थी, क्योंकि मैडलिन के पिता मिस्टर हेड भी स्पेक्टर में ही काम करा करते थे और उन्होंने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। फेलिक्स की हालत अब धीरे धीरे काफी ज्यादा बिगड़ रही थी और थोड़ी ही देर में उस बोट के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे बोट अब डूबने लग गई थी और फेलिक्स को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। बॉन्ड इस बात से काफी ज्यादा दुखी होता है, पर फेलिक्स अभी बॉन्ड से वहां से जाने को बोलता है, क्योंकि अगर बॉन्ड ज्यादा देर तक उसके पास रुकता तो वो भी बोट के डूबने की वजह से मारा जाता। तो मजबूरी में बॉन्ड को वहां से निकलना पड़ा, पर अभी वो काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसका इतना पुराना दोस्त एक पुरानी बोट में डूबकर ही मारा गया। बॉन्ड ने तब डिसाइड कर लिया था कि वो अपने दोस्त की मौत का बदला लाइट साइफर से जरूर लेगा। इसके लिए वो सबसे पहले अपने घर में जाने के बाद अपनी नई गाड़ी निकालता है और इसके बाद सीधा MI6 के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो एम के सामने डील रखता है कि वो एम के लिए लोगन को ढूंढेगा, पर बदले में एम उसको ब्लोफेड से बात करने की परमिशन देगा। अब एम तो वैसे ही फेलिक्स की मौत की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो बॉन्ड के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में उसको वहां से जाने को बोल देता है। बॉन्ड भी तुरंत ही तब वहां से निकल गया था, पर असल में वाल्डो के पास से उसने वो हार्ड ड्राइव चुरा ली थी जो कि वाल्डो ने पहले के टाइम पर निकली थी। उस हार्ड ड्राइव को लेकर वो तुरंत ही मनी पेनी के साथ क्यू के पास जाता है और क्यू की उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस करने पर उसे पता चलता है कि उस हार्ड ड्राइव के अंदर स्पेक्ट्रा के हर एक बंदे का डेटा था। उसमें सिर्फ एक ही बंदे का डेटा नहीं होता जो कि खुद ब्लोफेल्ड था, और अगर लाइट साइफर ने स्पेक्ट्रा के इतने सारे बंदों को जान से मारा था तो जाहिर सी बात थी कि वो जेल के अंदर ही ब्लोफेल्ड के ऊपर भी अटैक करवा सकता था। अभी के टाइम पर ब्लोफेल्ड जेल में सिर्फ अपनी साइकाइट्रिस्ट से ही मिला करता था, जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद मैडलिन थी। मैडलिन जब आज अपने क्लिनिक पर जाती है तो अचानक से उसे वहां पर लाइट साइफर मिलता है, जिसको वैसे तो वो नहीं पहचानती थी, पर जैसे ही लाइट साइफर उसको अपना व्हाइट वाला मास्क दिखाता है तो वो देखने के बाद मैडलिन के तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। लाइट साइफर असल में मैडलिन के लिए एक परफ्यूम लेकर आया था और वो चाहता था कि अगली बार जब मैडलिन ब्लोफेल्ड से मिलने के लिए जाए तो उस टाइम पर मैडलिन उस परफ्यूम को अपने हाथ में लगा कर जाए और किसी भी बहाने से ब्लोफेल्ड को टच कर ले। शुरू में तो मैडलिन इस काम को करने से साफ इनकार कर देती है, पर लाइट साइफर तब उसको धमकी देता है कि अगर उसने उसके काम को नहीं करा तो वो उससे उसकी सबसे प्यारी चीज को छीन लेगा। इस बात को सुनने के बाद मैडलिन काफी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो अगली बार जब ब्लोफेल्ड से मिलने के लिए जाती है तो उस टाइम पर वो अपनी कलाई पर उस परफ्यूम को लगा कर चली गई थी। लेकिन अब तक बॉन्ड को भी ब्लोफेल्ड से मिलने की परमिशन मिल गई होती है, इसीलिए उसको मैडलिन के साथ ही ब्लोफेल्ड के पास भेजा जाने वाला था। अब इतने दिनों बाद मैडलिन को अपनी आंखों के सामने देखकर बॉन्ड को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, पर फिर भी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वो मैडलिन से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, पर मैडलिन के हाथ में वो परफ्यूम लगा होने की वजह से वो जानबूझकर बॉन्ड से हाथ नहीं मिलाती। पर बॉन्ड को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो अंदर जाने के बाद जबरदस्ती मैडलिन का हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ पकड़ते ही बॉन्ड के हाथ में वो परफ्यूम वाला वायरस आ गया था। मैडलिन उस समय पर काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से निकल गई थी। लेकिन बॉन्ड अब ब्लोफेल्ड से बात करने लग गया था। ब्लोफेल्ड तब उससे बात करते हुए उसके सामने ये बात भी रिवील कर देता है कि असल में उसका मैडलिन से कोई भी लेना देना नहीं है और आज से 5 साल पहले बॉन्ड के ऊपर जो अटैक हुआ था उसमें भी ब्लोफेल्ड का ही हाथ था। उसने जानबूझकर बॉन्ड से उसकी सबसे प्यारी चीज छीनी क्योंकि बॉन्ड ने उसको जेल के अंदर करवा दिया था। ये बात सुनने के बाद बॉन्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपने हाथों की मदद से ब्लोफेल्ड को पकड़ लेता है। उतने में ही वहां पर कुछ और एजेंट आकर ब्लोफेल्ड को उससे छुड़वाने लग गए थे, पर अचानक से ही वो लोग देखते हैं कि ब्लोफेल्ड की मौत हो गई थी। ये देखने के बाद तो सब लोग काफी ज्यादा शॉक थे और इसके बाद जब बॉन्ड के हाथ का टेस्ट कराया जाता है तो उसके हाथ में वही हरक्यूलिस वायरस मिलता है जो कि अब पूरी तरह से मॉडिफाई हो गया था और अब अगर कोई भी चाहता तो उस वायरस को किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए डिजाइन कर सकता था। लाइट साइफर ने अभी के लिए वो वायरस ब्लोफेल्ड के लिए तैयार करा था, इसीलिए जैसे ही बॉन्ड ब्लोफेल्ड के पास गया तो सिर्फ ब्लोफेल्ड पर ही उसका असर हुआ। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब उसके हाथ पर से उस वायरस को हटाया नहीं जा सकता था। हालांकि वो बॉन्ड या फिर किसी और को हार्म नहीं करता, पर बॉन्ड के साथ उसका असर पूरी जिंदगी के लिए रहता और अगर पूरी जिंदगी में ब्लोफेल्ड एक बार वापस से पैदा होकर बॉन्ड के पास आ जाता तो उस वायरस की वजह से वो एक बार फिर से मारा जाता। अब बॉन्ड को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार मैडलिन के पास वो वायरस कहां से आया।
इसीलिए वो जैसे तैसे मैडलिन के पुराने घर को ट्रैक कर लेता है और बाद में मैडलिन के पास वहाँ पर पहुँच जाता है। और अब क्योंकि बॉन्ड को ये बात भी पता थी कि मैडलिन ने उसको पहले भी धोखा नहीं दिया था, इसीलिए सबसे पहले तो वो जाकर मैडलिन को किस करता है। पर उन दोनों के किस करते टाइम उन दोनों को मैडलिन की छोटी बेटी मैथिल्ड डिस्टर्ब कर देती है। मैथिल्ड को देखने के बाद बॉन्ड को ऐसा लग रहा था जैसे कि मैथिल्ड की काफी सारी हरकतें उसकी जैसी हैं, पर मैडलिन भी उसके ख्यालों को समझ जाती है और उसको साफ बता देती है कि ये बेटी उसकी नहीं थी। इतना बोलने के बाद मैडलिन बॉन्ड को अपने साथ एक रूम में ले गई, जहां पर उसने उसको बताया कि असल में पहले के टाइम पर उसके पिता स्पेक्ट्रा के लिए काम करा करते थे। उस समय पर ही उन्होंने एक आइलैंड पर जाकर एक बहुत ही बड़ी फैमिली को जान से मारा था, पर उस दौरान एक लड़का बच गया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लाइट साइफर होता है, जो कि अपनी परिवार की मौत का बदला लेने के लिए स्पेक्ट्रा को पूरी तरह से खत्म कर रहा था, पर साथ ही उसके काफी सारे शैतानी प्लान भी थे। मैडलिन के घर में बॉन्ड को लाइट साइफर की काफी सारी पर्सनल चीजों के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि मैडलिन के पिता ने वो सारी इंफॉर्मेशन अपने मिशन को अंजाम देने से पहले इकट्ठा करी थी। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से बॉन्ड को लाइट साइफर के एक प्राइवेट आइलैंड के बारे में पता चलता है, जिसमें ही अभी के टाइम पर लाइट साइफर मौजूद हो सकता था। तुरंत ही उसने उस आइलैंड की फोटो को खींचकर अपने बाकी सारे टीममेट के साथ शेयर कर दिया था, ताकि वो लोग उस आइलैंड के बारे में और चीजें पता कर सकें। पर तभी अचानक से बॉन्ड को ये खबर मिलती है कि जल्दी ही लाइट साइफर मैडलिन के घर पर अटैक करके मैडलिन और उसकी बेटी को जान से मारने वाला है, क्योंकि मैडलिन की तरफ से उसका मतलब अब पूरा हो चुका था। ये बात जानते ही बॉन्ड तुरंत ही मैडलिन और मैथिल्ड के साथ एक गाड़ी में बैठकर तुरंत ही वहाँ से निकलने लगता है, पर रास्ते में उसके पीछे काफी सारे मर्सनरीज से भरी 2 गाड़ियां लग जाती हैं। बॉन्ड शुरुआत में तो मैथिल्ड की वजह से ज्यादा कुछ नहीं करना चाह रहा था, पर बाद में फाइनली उसे एक गाड़ी को टक्कर मार के साइड करना पड़ता है और दूसरी वाली गाड़ी एक बहुत ही बड़े पत्थर से टकराकर पलटकर नीचे गिर जाती है। पर तब तक वहां पर और भी काफी सारी गाड़ियां आ गई थी, जिनको देखने के बाद बॉन्ड काफी ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि अभी के टाइम पर उसके पास मैथिल्ड भी थी। इस बार उनकी गाड़ियों के पीछे सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि काफी सारी बाइक्स और पूरा का पूरा एक चॉपर भी था। बॉन्ड तब जैसे तैसे काफी सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाता है और बाद में अपनी गाड़ी को लेकर एक बहुत ही घने जंगल में आ जाता है, जहां पर बहुत सारा कोहरा भी था। वहां पर आने के बाद उसने अपनी गाड़ी का इंजन तुरंत ही बंद कर दिया था और अभी के लिए वो मैडलिन और मैथिल्ड को लेकर पैदल ही आगे बढ़ रहा था। पर तब तक अचानक से वहां पर एक बाइकर आ जाता है, जो कि वहां पर बॉन्ड को मारने ही वाला था, पर उससे पहले ही मैडलिन उसको शूट करके जान से मार देती है। पर गोली की आवाज चलने की वजह से बाकी सारे लोगों को भी उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए बॉन्ड तब पास की एक गड्ढे वाली जगह को ढूंढकर मैडलिन और मैथिल्ड को वहां पर छुपा देता है और खुद अपनी गन से अलग अलग डायरेक्शन में फायर करते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिससे अब कोई भी मैडलिन और मैथिल्ड के पास नहीं आने वाला था और सब लोग उस गन फायर की आवाज का पीछा करने वाले थे। तभी अचानक से बॉन्ड के पास एक गाड़ी आने लगी, पर बॉन्ड के पास एक बॉम्ब ब्लास्टर था, जिसकी मदद से तुरंत ही वो गाड़ी को उड़ा देता है। इसके बाद वो उसी गाड़ी से एक आयरन की रस्सी को बांधता है, जिससे टकराकर बाद में एक बाइकर का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तब तक वहाँ पर लोगन भी खुद अपनी गाड़ी लेकर आ गया था और उसके साथ काफी सारे लोग भी थे, लेकिन बॉन्ड इस बार काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इस बार लोगन को देखकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। तुरंत ही वो लोगन की गाड़ी के ऊपर अटैक करता है और लोगन की गाड़ी को पूरी तरह से पलटाने के बाद वो लोगन के बाहर आने का वेट करने लगता है। लोगन भी तो वो अपनी जान की भीख मांगते हुए गाड़ी से बाहर आ रहा था, लेकिन बॉन्ड उसके ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाता और फाइनली उसकी गाड़ी के नीचे ही उसको कुचलकर जान से मार देता है। अब यहाँ जहाँ बॉन्ड लड़ाई करने में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ मैडलिन और मैथिल्ड के पास खुद लाइट साइफर पहुंच जाता है, जो कि उन दोनों को ढूंढते हुए ही जंगल में आया था। वो तुरंत ही उन दोनों को अपने साथ एक चॉपर में बिठाता है और बॉन्ड के सामने ही वहाँ से निकल जाता है। बॉन्ड को तो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, इसीलिए वो पैदल पैदल चलते हुए ही अपने घर की तरफ जा रहा था, पर रास्ते में उसको नाओमी मिल जाती है, जो कि उसको अपने साथ MI6 के बेस पर ले गई थी। और अब फाइनली उन लोगों को ये बात भी पता चल गई थी कि असल में लाइट साइफर अपने काफी सारे लोगों के साथ अपने ही प्राइवेट आइलैंड पर है, जहां पर वो उसी तरह के वायरस को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहा है, ताकि आगे चलकर वो बड़े बड़े लोगों को ब्लैकमेल कर सके और आगे चलकर पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाए। इसीलिए तब वो लोग तुरंत ही बॉन्ड और साथी नायोमी को उस प्लेनेट पर भेजने का डिसाइड करते हैं, जहां पर जाने के बाद नायोमी का मिशन ये था कि उसे किसी भी हालत में वाल्डो को ढूंढकर खत्म करना था और बॉन्ड का मिशन ये था कि उसे किसी भी हालत में मैडलिन और मैथिल्ड की जान बचाने के बाद उस आइलैंड के ऊपर मिसाइल गिरवाने में मदद करनी थी। अब अपने अपने मिशन को अच्छे से जानने के बाद वो दोनों एक ही सबमर्सिबल ग्लाइडर में बैठे और तुरंत ही उस आइलैंड की तरफ रवाना हो गए। वो ग्लाइडर हवा में तैरने के साथ साथ पानी के अंदर भी तैर सकता था और एक बार पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग जैसे तैसे पानी के अंदर से ही लेआउट साइफर के हेडक्वार्टर पर पहुंचे,
जहां पर सच में उस वायरस को एक्टिवेट करने वाले केमिकल को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जा रहा था। वहां जाते ही सबसे पहले तो बॉन्ड ने अपने पास मौजूद डिवाइस की मदद से वहां के सारे सीसीटीवी को खराब कर दिया और नाओमी ने तुरंत ही वहां पर एक डिवाइस लगा दिया जिसकी मदद से जल्दी ही उनके पास उस जगह का एक 3D ब्लूप्रिंट आने वाला था। उनके सामने अभी साइफर का जो भी आदमी आ रहा था वो लोग बहुत साइलेंटली उसको मारते हुए आगे बढ़ रहे थे और जल्दी ही उन्होंने पूरे आइलैंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब लगा दिए जो कि एक बटन से पूरे आइलैंड को उड़ा सकते थे। तब उन लोगों को ये बात भी पता चली कि साइफर ने काफी सारी मिसाइल्स को कुछ मासूम कंट्री की तरफ घुमाया हुआ था ताकि अगर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो उन मिसाइल्स की मदद से वो उन्हें डरा सके। ये बात जानकर बॉन्ड ने तुरंत ही वहां की लैब पर ही अटैक कर दिया और तुरंत ही सारे साइंटिस्ट को पकड़ लिया। अब थोड़ी ही देर में बॉन्ड वहां पर से सीधा साइफर के पास ही पहुंच गया था, पर साइफर ने उस समय पर अपने पास मेथड को बिठाया हुआ था, इसलिए वो तुरंत ही बॉन्ड से उसकी गन नीचे करने को बोलता है। बॉन्ड भी तो मजबूरी में ये काम करने वाला था, पर अचानक से ही वो बाकी लोगों के ऊपर हमला करके सबसे पहले उन्हें मारता है और बाद में वो साइफर के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है। पर साइफर ने अपने बैठने वाली जगह के नीचे ही एक खाली स्पेस बनाया हुआ था जहां पर से वो मेथड को लेकर निकल जाता है, पर मेथड भी रास्ते में उसके हाथ में काट लेती है जिस कारण से साइफर को उसको छोड़कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं नाओमी ने अब तक वाल्डो को ढूंढ लिया था और वहां पर मौजूद काफी सारे गार्ड्स को मारने के बाद वो वाल्डो को उसी वायरस के सीरम के पास ले जाती है और तुरंत ही उसे उसमें धक्का दे देती है जिससे वाल्डो का भी नाम सत्य हो गया था। वहीं बॉन्ड ने जैसे तैसे अभी मैडलिन को ढूंढ लिया था और थोड़ी ही देर बाद वो दोनों मिलकर मेथड को भी ढूंढ लेते हैं। अब वो लोग उस जगह से निकलने का प्लान बना रहे थे और साथ ही MI6 वालों ने भी ये चीज डिसाइड कर ली थी कि वो किसी भी हालत में उस पूरे के पूरे आइलैंड को ही तबाह कर देंगे ताकि वहां पर मौजूद सारी की सारी मिसाइल उस आइलैंड के साथ ही बर्बाद हो जाएं। अब क्योंकि इस मिशन को पूरा करवाने का जिम्मा बॉन्ड के सर था, इसीलिए वो सबसे पहले मैडलिन और मेथड को नाओमी के पास छोड़ता है और नाओमी तुरंत ही उन दोनों को अपने साथ एक सेफ प्लेस पर लेकर जाने लगती है। उन तीनों के वहां से जाने के बाद बॉन्ड और ज्यादा फ्रीली लड़ाई कर पा रहा था और कुल मिलाकर उसने वहां पर मौत का नंगा नाच करना चालू कर दिया था। उसके सामने जितने भी गार्ड्स आते जाते हैं वो उन सभी को बहुत बुरी तरह से गोलियों से छल्ली करता जाता है और जैसे तैसे कंट्रोल रूम में जाकर आइलैंड पर बने हेडक्वार्टर के डोम को ओपन कर देता है जिससे मिसाइल अब आकर सीधा हेडक्वार्टर के ऊपर हिट कर सकती थी, जिससे इस आइलैंड के साथ साथ आइलैंड पर मौजूद सारी मिसाइल भी पूरी तरह से तबाह हो जाती। पर अभी भी बॉन्ड्स के ऊपर काफी सारे गार्ड्स हमला कर रहे थे, पर बॉन्ड उन सभी लोगों को अपनी पिस्टल से बहुत बुरी तरह से मारता है। इसके बाद अब उसकी लड़ाई पीमो से होती है, पर इस बार उसने पीमो की बायोनिक आंख फोड़कर ही उसको जान से मार दिया था और वो अब साइफर की तलाश में था। खैर अब तक MI6 वालों ने भी अपनी तरफ से काफी सारी मिसाइल्स फायर कर दी होती हैं, पर तब तक साइफर ने खुद भी कंट्रोल रूम में जाकर अपने डोम को वापस से बंद कर दिया था, जिस कारण से बॉन्ड एक बार वापस से भागते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है, पर रास्ते में उसका सामना साइफर से हो जाता है। साइफर ने उसको काफी बार शूट करने की कोशिश करी थी, पर फाइनली जब उनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ाई होती है तो उस टाइम पर साइफर बॉन्ड को उस वायरस से इन्फेक्ट कर देता है और अब अगर बॉन्ड मैडलिन या फिर मेथड में से किसी एक के पास भी जाता तो उन दोनों की मौत हो जाती। ये बात जानने के बाद तो बॉन्ड के पूरी तरह से तोते उड़ गए थे, क्योंकि वो मैडलिन से सच में काफी ज्यादा प्यार करता था और उसका प्लान यही था कि वो इस जगह से बाहर निकलने के बाद मैडलिन के साथ शांति की जिंदगी बिताएगा। तो गुस्से में बॉन्ड तुरंत ही साइफर को शूट करके जान से मार देता है और बहुत ज्यादा परेशान होते हुए जैसे तैसे कंट्रोल रूम में जाकर वापस से डोम को ओपन कर देता है। उस समय पर वो क्यू से बोलकर किसी तरह से मैडलाइन के साथ फोन को कनेक्ट करता है और मैडलाइन से बात करते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। क्यू, मैडलाइन और बाकी सारे के सारे लोग भी उसको मना रहे थे कि वो आइलैंड को छोड़कर बाहर आ जाए, पर बाहर आकर भी बेचारा क्या करता, उसे हमेशा के लिए मैडलिन और मेथड से दूर रहना पड़ता और बॉन्ड अब ऐसा कभी भी नहीं चाहता था। मेथड तब बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए फाइनली उसे ये बात भी बता देती है कि मेथड असल में बॉन्ड की ही बेटी थी और बॉन्ड भी कहीं न कहीं इस बात को समझ गया था। मेथड के रूप में इतने अच्छे तोहफे के लिए बॉन्ड मैडलिन का शुक्रिया करता है और तभी मैडलिन काफी सारी मिसाइल को उस आइलैंड की तरफ जाता हुआ देखकर रोने लगती है। एम को भी बॉन्ड के लिए सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब जैसे ही वो मिसाइल आइलैंड से टकराती है तो वो पूरे के पूरे आइलैंड को बर्बाद कर देती हैं, जिसमें बॉन्ड भी मारा जाता है। अब इसके कुछ समय बाद जब MI6 के सारे ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठकर मीटिंग कर रहे थे तो उस समय पर वो जेम्स बॉन्ड को याद करते हैं और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उन लोगों ने एक खाली कुर्सी के सामने उसका विस्की का गिलास भी रखा था। वहीं मैडलिन अभी मेथड के साथ ड्राइव करते हुए उसको बॉन्ड की सारी चीजों के बारे में एक कहानी के रूप में बता रही थी और मेथड को भी बॉन्ड के बारे में जानना काफी पसंद आ रहा था।
इसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है और उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।